हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जिसमें आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो भी बताऊँगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को लास्ट तक देखें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो पर। On increasing the temperature, the surface tension of liquid will be। बोल रहा है ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। मतलब अगर हम बोल रहा है टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन समझते हैं पहले। सरफेस टेंशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वेव करती है, एक तनी हुई झिल्ली की तरह। उस पर क्या होता है, आपने देखा होगा पानी के ऊपर, पानी पे मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं, वो डूबते नहीं हैं, वो इसी वजह से होता है। उसका भी यही होता है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर सरफेस डिक्रीज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। रुदोष्म प्रक्रम जो होता है, प्रक्रम होता है नियत। तो बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या रहता है, या बोले तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो पहले समझते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं और मैं इस ऑप्शंस के साथ साथ समझाते चलूँगा आपको। तो पहला ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर, फिर दूसरा दे रखा प्रेशर, तीसरा हीट और दूसरा देखा टेम्परेचर एंड यहाँ पे होगा एंड प्रेशर, वो दे रखा था। तो आप समझते हैं इनमें ऑप्शंस में। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कोई प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर होती है उसे बोलते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस। इसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जब कोई भी प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा दे रखा है प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो बोलेंगे उसे आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि बार जो यूनिट किसकी होती है, बार यूनिट होती है प्रेशर की। तो आइसोबारिक प्रोसेस होगी जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब हीट की बात आती है, हीट आइसोथर्मल हो गया। अब आती है एडिया, इसे बोलते हैं आइसोथर्मल इसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जो प्रोसेस एट कांस्टेंट हीट पे होगी उसे बोलेंगे आइसोथर्मल। तो इसमें चेंज इन हीट होती है ना, जो वो जीरो होती है। हीट में कोई चेंज नहीं आता है। अगर मान के चलो एक कंटेनर है जिसको क्लोज है और उसकी बॉल भी कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक होनी चाहिए, जिसमें क्या हीट ट्रांसफर नहीं हो सके। तो ना तो मैं उसमें हीट अंदर दे सकता हूँ, ना उसमें से हीट बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम एट दिस स्टेज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो मैं स्पेसिफिक हीट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, कल भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और उससे पहले वाले वीडियो में बताया है। तो स्पेसिफिक हीट होती क्या है, जैसे एक फॉर्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। Q होता है किसी सिस्टम है, जैसे किसी सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें मैंने ले लिया है M, 1 ग्राम वाटर लिया है, और 1 ग्राम वाटर में, और यहाँ पे Q क्या है, हीट, ये मास है, ये S यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, और ये T चेंज इन टेम्परेचर है। अब लेट कर लेते हैं कि इस पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री है सेल्सियस। अब मुझे क्या करना है, 15 से 16 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे 1 ग्राम वाटर को जितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 डिग्री डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री करने के लिए बोले तो जो टेम्परेचर होगा उससे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे 1 ग्राम वाटर को जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। तो मैं क्या करूं, मास को क्या कर दूं, Q बराबर मास 1 ग्राम लिख दूं
एस और डेल्टा टी भी 1 है, तो क्यू बराबर एस होगी। जितनी हीट मुझे, जितनी हीट, ये तो हीट है ना, ये हीट ये दी जाएगी सिस्टम को, तो जितनी हीट वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी, वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। अब क्वेश्चन समझ में, यहाँ से स्पेसिफिक हीट समझ में आती है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ, मान के चलो हीट दे रहा हूँ, और वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बॉयल वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस एक बार टेम्परेचर हो जाता है, फिर उसको उस जो वाटर होता है उसको कितनी भी हीट दे दो, उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, क्योंकि वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो वाटर होता है ना, वाटर स्टीम में चेंज होने लगता है। तो बोल भी रहा है स्टीम, भाप में, जब पानी भाप में चेंज होने लगेगा तो क्या करूंगा, जितनी मैं हीट दूंगा वो क्या करेगा, वेपराइजेशन एनर्जी, वेपर में चेंज होने लगेगी एनर्जी, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0, और चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, फॉर्मूले में रख दो, Q बराबर m s डेल्टा टी। अब s निकालना है मुझे, तो s इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो s इक्वल टू Q अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फानाइट। तो मुझे इन्फानाइट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तब भी उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, पता नहीं कितनी देनी पड़े, चेंज ही नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर बी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर if the separation between earth and satellite is increased to 4 times the previous value, the new time period will become। तो पहले समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि कोई जैसे कि एक प्लेनेट है, ये इसको मान लो अर्थ ही है, प्लेनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं वो सैटेलाइट होते हैं। जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून, ये रहा सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, ये यहां से कितनी दूरी पे रिवॉल्व कर रहा है, r डिस्टेंस पर सेंटर पे। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ 5 आवर्स इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ, तो इसका r सेपरेशन है और टाइम पीरियड कितना है, 5 आवर है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन, इसी प्लेनेट को ले लो, अगर उसका जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस उसको 4 टाइम बढ़ा दिया जाए, 4 टाइम मतलब 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे मान लो 4 टाइम हो जाए, तो r कितना हो गया, r डैश बराबर 4r के बराबर हो गया, r2, और r1 कितना है मेरा, r1 तो r ही है, तो टाइम पीरियड 2 होगा ना, वो कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ कि टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के क्यूब के। अगर मैं पहले का टाइम पीरियड निकालूँ, देखो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के, जो जिस रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है। अब देखते हैं तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड T1 बाई T2 स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा R1 बाई R2, मैंने रेशियो ले लिए इसका क्यूब। अब ध्यान से लो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 की पावर 3 बाई 2 हो जाएगी। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर मैं आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखो T1 कितना है मेरा, T1 मैंने निकाला था 5 आर था, तो 5, T2 मुझे निकालना है इज इक्वल टू R1 मेरा R ही है, और R2 4 टाइम R के हो गया, इसकी पावर 3 बाई 2, R से R कट जाएगा, तो 5 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका फैक्टर करोगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसकी पावर 3 बाई 2। ये देखो ये पावर से ये हमारी 2 कट जाएगी, तो 5 अपॉन T2 बराबर आएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3। अब इसका क्यू कर दो, तो 5 अपॉन T2 इजकल टू 1 अपॉन 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 40R। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40R, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला विद वेलोसिटी 4 into 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। तो मैं अपने जो चेक करूँ जरा, वेलोसिटी सही दे रखा है, हाँ सही है। चलो तो देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं,
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि इनके बीच के सेपरेशन बराबर इक्वल सेपरेशन है। तो बी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 टेस्ला, टेस्ला इसकी यूनिट होती है। अब आता है यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, ये होता है चार्ज ऑन पार्टिकल, जो पार्टिकल एंटर कर रहा है उस पर पार्टिकल पे चार्ज क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये क्या है, ये होता है एंगल, इसको यहां लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर जिस वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है वो, एंड मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां से कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 3 केस मैं सिखाऊंगा आपको। देखो, इफ चार्ज, तो आपको ये समझ में आएगा, फोर्स तो फोर्स लगेगी पार्टिकल पे, क्यू क्या है चार्ज ऑन पार्टिकल है, बी क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और थीटा क्या है, थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बना रहा है वो है। अब मैं यहां से समझाने वाला हूं, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर और बी के बीच में कितना एंगल होगा 0, तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होगा, इफ पैरेलल, अगर पैरेलल एंटर करेगा तो थीटा 0 होगा। एंटी पैरेलल क्या है, ऐसे एंटर करेगा, और ऐसे एंटर करेगा एक इलेक्ट्रॉन और ऐसे एंटर करेगा, ऐसे एंटर करेगा तो क्यू बी की और बी के बीच में एंगल 0 होगा, और ऐसे एंटर करेगा तो देखो ये डायरेक्शन है वी की और ये डायरेक्शन किसकी है, वी की, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 180 डिग्री इफ एंटी पैरेलल। अब ध्यान रखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन 180 की भी वैल्यू होती है 0। तो जब चार्ज पार्टिकल, यहां से कंडीशन निकल के आती है बेटा कि जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो साइन थीटा, देखो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आएगा, और 180 रखूंगा तब भी 0 आएगा, तो फोर्स कितना लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा या एंटर करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, पहला कंडीशन। अब मैं बोर्ड को रफ करता हूं और आपको दूसरी कंडीशन समझाता हूं। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, ये बोल रहा है इफ चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन ये रही बी, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा मतलब ऐसे कहीं एंटर करेगा बी, तो बी और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री की 1, ये आपको पता होगा, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन 90, और साइन 90 की तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी वी, ये मैक्सिमम फोर्स होता है। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा ये। और मिनिमम कब लगता है, मिनिमम इससे पहले वाले केस में पढ़ाया था, कब लगा, वहां पर 0 ही था, या पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो 0 फोर्स लगेगा, वो मिनिमम फोर्स होता है। अब इसकी अब यही पूछ रहा है वो कि द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला विद वेलोसिटी दिस, लेकिन ये वाला कैसे नहीं है, यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये तो हो गया दूसरा वाला कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन पे जाएंगे, वहां पे ये समझ में आएगा। तो दूसरी कंडीशन में ये फोर्स आया, मैक्सिमम फोर्स लगता है। और एक और आता है, ये तो आता है कि एक क्वेश्चन और बनता है कि जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा था तो उसका पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन चल रहा था। जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा था तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो सीधा चला जाएगा इधर से या इधर से। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका पाथ होगा ना, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको तीसरा कंडीशन पढ़ाने वाला हूं, तो इसको बोर्ड को थोड़ा रफ कर लूं। अब तीसरी कंडीशन है इफ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड विद सम एंगल थीटा। अगर किसी एंगल, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बनना है, जैसे ऐसे कुछ एंटर करेगा, तो ऐसे एंटर करेगा तो फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन
थीटा। अब यहाँ पे क्या एंगल की वैल्यू रख देंगे, तो यही वाला केस दे रखा है। तो क्यू कितना होगा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 टेस्ला, वेलोसिटी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, यहाँ पर यूनिट नहीं ले रहे, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको इससे सॉल्व करेंगे, ये होगा 8 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ से ये जाएंगे देखो 2, तो यहाँ बचेगा माइनस के 15। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ से देखो ये आंसर बनता है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन। तो आपका ये आंसर बनेगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, देखो कैसे। और यहाँ पे पाथ पूछ लेता है, पाथ क्या होगा जब ऐसे चलेगा, तो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो होगा हेलिक्स या हेलिकल भी बोलते हैं, हेलिकल। हेलिकल मतलब कि ऐसा चूड़ी, ऐसी चूड़ी देखी ना, ऐसे चलेगा चार्ज पार्टिकल। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा बोर्ड को रफ कर लो। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये आपको समझ में आता है तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है तो मैंने बताया फोर्स मिनिमम होता है, फोर्स जीरो होता है। पहली चीज, फोर्स जीरो होगा, मिनिमम होगा। थीटा जब पैरेलल मूव करेगा तो थीटा जीरो होगा पैरेलल के लिए, और एंटी पैरेलल मूव करेगा तो थीटा 180 होगा, और 180 साइन 180 और साइन जीरो, दोनों की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए फोर्स कितना होता है, जीरो हो जाता है। पाथ कैसा होगा उसका, ये भी पूछ लेता है। पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन सीधा चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पहला पॉइंट। अब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना, जब चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसे परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और फोर्स होगा क्यू वी वी, साइन 90 वाली 1 हो जाती है, तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो पूछ लेता है फोर्स कब, फोर्स मैक्सिमम होगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका जो फोर्स होगा उस पर मैक्सिमम होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है कुछ एंगल बनाते हुए थीटा, तो क्या होगा, तो तो क्यू वी वी साइन थीटा होगा। ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन बना था, अभी मैंने किया ये वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो पाथ होता है वो हेलिक्स होता है या हेलिकल होता है, ऐसा पाथ बनाता है, ऐसा चलता है चूड़ी टाइप का आगे बढ़ते हुए, समझ रहे हो। तो ये मेरे क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे